हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लिए जो हमने हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू की है, आज उसका तीसरा दिन है। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की 5512 और 3284 और स्टेनो की 1224, इन वैकेंसीज के लिए हमने हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू की है। और आज इसका तीसरा दिन है और इसमें हम देखेंगे वर्णमाला, यानी एक ही वीडियो में पूरी वर्णमाला हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी के। देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर या वर्णमाला? तो वर्णों का समुदाय दोस्तों वर्णमाला कहलाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक परिभाषा और आती है इसकी दोस्तों, कि वर्णों, देखिए वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्णों ब्रैकेट में लिख लेंगे लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों, यानी वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। वर्णों या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध, क्रम से लगा हुआ, यानी देखिए क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। सही है, तो ये परिभाषा भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? शब्द, स्वर, वर्ण या व्यंजन? ध्वनि का लिखित रूप दोस्तों वर्ण कहलाता है। अच्छा, देखिए वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। वर्ण का मौखिक रूप, मौखिक रूप क्या कहलाता? ध्वनि। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है? अ, ई या उ? तो देखिए जो बड़ी ई है यानी ऑप्शन बी, ये ह्रस्व स्वर नहीं है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। तो जो हमने स्वर का दो प्रकार से वर्गीकरण किया है, एक तो देखिए ह्रस्व स्वर और दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर में यानी जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसमें देखिए चार स्वर रखते हैं हम, अ, इ, उ और री। दीर्घ स्वर इसमें देखिए सात स्वर रखते हैं दोस्तों, कौन कौन से? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, ये सात स्वर दीर्घ स्वर में आते हैं। तो जो बड़ी ई है दोस्तों, ये किसमें है? दीर्घ स्वर का भाग है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा बी सही हो जाएगा। किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर या लघु स्वर? तो किसी को पुकारने के लिए प्लित स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लित स्वर के अगर चिन्ह की बात करें, इस प्रकार से एस तरह का बना हुआ था, यानी एस आकार का बना हुआ था अंग्रेजी के। जैसे हम किसी को पुकारे, जैसे हम पुकारे राधा, तो इसके आगे जैसे एस बना देंगे और धा के आगे भी, तो यह पुकारने के लिए इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, औ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, औ। देखिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि हमें पूरी वर्णमाला यहाँ पर समाप्त करनी है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण यहाँ पर करने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। एक में आता है दोस्तों देखिए मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरे में आता है संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में क्या क्या आता है देखिए, अ, इ, उ और री। संधि स्वर में देखिए हम यहाँ पर देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और बड़ा औ। देखिए संधि स्वर को भी हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक दोस्तों देखिए मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा दोस्तों संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और संयुक्त स्वर में ए, बड़ा ए, औ और बड़ा औ। ठीक, तो यहाँ पर पूछा कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन से है? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर देखिए जो औ है ये क्या है? संयुक्त स्वर है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर, व्यंजन, मात्रा या विसर्ग? तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया, स्वर का जो वर्गीकरण करा था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी मैंने आपको बताया कि किसी को पुकारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, आ, ई या बड़ी ई? तो देखिए जो उ है दोस्तों, ये है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो होठों से इसका उच्चारण होता है, तो इसको बोलते हैं ओष्ठ्य। यानी ये ओष्ठ्य वर्ग में आता है, होठ से उच्चारण करने वाले ओष्ठ्य वर्ग में। जो आ है दोस्तों, ये आएगा कंठ्य वर्ग में, यानी कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। और ई और बड़ी ई ये दोनों आती हैं दोस्तों तालव्य, तालव्य यानी तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। तो पूछा है कौन सा कंठ वर्ण है? तो हमारा ऑप्शन बी यानी आ जो है ये कंठ वर्ण है। ठीक। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण? देखिए दीर्घ तो नहीं होते, ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, तो खाली दीर्घ नहीं होते स्वर। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि स्वर ह्रस्व भी होते हैं। अघोष, तो देखिए अघोष में जो आते हैं दोस्तों, एक तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कचट तप यानी का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ये इसका पहला और दूसरा वर्ण आता है, और तीनों शा सा सा आते हैं इसमें। तो इसमें स्वर नहीं आते, यानी हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। कौन कौन सा आते हैं? एक तो देखिए इसमें पहला, यानी जो स्पर्श व्यंजन है उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों के पहला और दूसरा, और तीनों शा, कौन कौन से? शा, सा और सा, ये इसमें आते हैं, इसमें स्वर नहीं आते। इस प्रकार से हमारा बी भी गलत हो गया। सी, अल्प पिराड़। तो देखिए अल्प पिराड़ में क्या क्या आता है दोस्तों? अल्प पिराड़ में आता है जो स्पर्श व्यंजन है उसका पहला वाला, यानी सभी वर्गों का पहला वर्ण, और तीसरा और पांचवा वर्ण। और इसमें आते हैं दोस्तों अल्प पिराड़ में ही अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, और अनुस्वार आता है, अनुस्वार। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और महाप्राण में क्या आता है? तो देखिए महाप्राण में जो स्पर्श व्यंजन है उसके प्रत्येक वर्ग का दोस्तों दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आता है। और देखिए इसमें अंतस्थ आ गया और सभी स्वर आ गया, अनुस्वार आ गया, तो यहाँ से विसर्ग बचा, इसमें विसर्ग आएगा, और अ, विसर्ग आ गया, और ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन। ठीक। तो अच्छा, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं? तो देखिए घोष का अर्थ होता है दोस्तों, घोष का अर्थ होता है कंपन। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर यंत्र में किन वर्णों के उच्चारण करने से कंपन हो रहा है और किन वर्णों के उच्चारण करने से कंपन नहीं हो रहा, इस आधार पर इनका वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। अगर घोष या सघोष है तो उसका मतलब है कि उन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर यंत्र में कंपन हो रहा है, और अघोष है तो कंपन नहीं हो रहा। देखिए प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम वायु निकलती है उनको कहते हैं अल्प प्राण, और जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकलती है उनको बोलते हैं महाप्राण। इस प्रकार से दोस्तों इन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो सभी स्वर हैं किस में आएंगे? यहाँ पर इन ऑप्शन के अनुसार अल्प प्राण में आ जाएंगे, यानी हमारा इस प्रश्न का सी आंसर सही है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत, अंतस्थ, ऊष्म या अयोगवाह? तो देखिए जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे दोस्तों अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह में? एक तो देखिए अनुस्वार आता है और विसर्ग। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तालव्य ध्वनि है ता, पा, शा या का? तो देखिए तालव्य, इसका एक सूत्र भी है दोस्तों, इचु यश नाम, ये सूत्र याद रख लेंगे। यानी इचु यश नाम वाले तालव्य में आते हैं। ठीक। तालव्य, ई और बड़ी ई दोनों तालव्य में है, चा पूरा वर्ग तालव्य में है, या तालव्य है, शा तालव्य है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए तालव्य कौन सी है? ये जो शा है दोस्तों, ये हमारा, यानी इसमें देखिए शा आ रहा है इस सूत्र में, तो जो शा है हमारा ये तालव्य है। तो टा क्या है? टा है दोस्तों मूर्धन्य वर्ग का, और जो पा है ये है ओष्ठ है, यानी पा का ओठ से उच्चारण होता है, तो इस प्रकार ये ओष्ठ है, और जो का है ये है कंठ से। ठीक। तो इस प्रश्न का हमारा सी आंसर सही है। निम्न में से दंत्य ध्वनि है ख, चा, ला या फा? तो देखिए दंत्य ध्वनि है दोस्तों, यहाँ पे पा, खा ये तो है कंठ, चा ये है मैं अभी तालव्य बताया, और जो ला है दोस्तों ये है दंत्य, और फा तो ये पा वाले वर्ग में है, पा, फा, बा, भा, तो ये क्या है?
होठ से इनका उच्चारण हो रहा है तो ये ओष्ठ हैं। अच्छा सर, ला को कैसे याद रखें? आपने अभी तालव्य वाला का तो सूत्र बता दिया। तो देखिए एक शब्द है दोस्तों, तुलसी। तुलसी। तो जैसे मैंने अभी ईचू यशानम बताया था, तो चा के नीचे ऊ की मात्रा है तो उसका मतलब चा का पूरा वर्ग। ऐसे ही देखिए ता के नीचे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हम लेंगे ता का पूरा वर्ग, यानी ता वर्ग आ जाएगा इसमें, और ला आएगा, और ये वाला सा आएगा। ठीक, ये वाला सा आएगा। ये होते हैं दोस्तों दंते में तुलसी। देखिए जो दांतों को खराब करने वाला बैक्टीरिया होता है, जो दांतों को सड़ाने वाला बैक्टीरिया, उसको नष्ट करने के लिए तुलसी का पाउडर बड़े काम में आता है। अगर आपके यहाँ पर देखिए तुलसी है तो तुलसी के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उससे मंजन करें। तो जो दांतों को सड़ाने वाला बैक्टीरिया है वो उसको आप इससे मार सकते हैं तुलसी के पाउडर से। तो दांतों की सुरक्षा के लिए तुलसी बड़े काम की चीज है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज से भी याद रखते हैं, तो तुलसी क्या है, मतलब दांतों की रक्षा करने के लिए है। तो तुलसी, ये इसमें जो तावर्ग लावर ला और सा, ये किसके लिए हैं? दंते ध्वनि के लिए। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो ला किस में आ जाएगा? दंते ध्वनि में आ जाएगा। ठीक, तो तुलसी से इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद? देखिए शब्दों में ही दोस्तों आंसर छिपे होते हैं, शब्दों में ही परिभाषाएं छिपी होती हैं। संयोजन का मतलब तो दोस्तों जोड़ना होता है, यहाँ पर बात की जा रही है अलग अलग करने की। तो अगर संधि की बात की जाए, संधि भी जोड़ने से ही होती है और संधि विच्छेद अलग करने से। तो यहाँ पर इस चीज़ को अलग कर दें और संयोजन जोड़ने से अलग कर दें तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। यानी इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। किस प्रकार से? देखिए अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूं सेब, तो इसको उसी क्रम में हमें अलग अलग करके दिखाना है तो ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा। यानी प्रश्न ये भी बन सकता है कि सेब का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमें सा मिला, और सा का उच्चारण, यानी मैंने आपको बताया था कि देखिए व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, कल की क्लास में बताया था कि स्वर का तो उच्चारण हो जाता है लेकिन व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। उनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो सा व्यंजन है, इसको उच्चारण देने के लिए है ए आया है, तो सा के बाद देखिए ए और बा, और बा को उच्चारण दे रहा है दोस्तों आ। ठीक, तो यहाँ इस प्रकार से इसका इसी क्रम में हमने क्या किया है, इनको अलग अलग किया है तो ये कहलाएगा वर्ण विच्छेद, यानी हमने इस शब्द का यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन, चार, दो या पांच? तो होठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है देखिए वृत्तमुखी स्वर दोस्तों, वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा होता है अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए होठ गोल हो जाएं वो होते हैं वृत्तमुखी स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए होठ गोल नहीं हो उनको बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर। जैसे वृत्तमुखी स्वर में दोस्तों ऊ, बड़ा ऊ, औ और बड़ा ओ, ये चारों किस में आ जाएंगे? वृत्तमुखी स्वर में आ जाएंगे, और बाकी अवृत्तमुखी स्वर में आएंगे। ठीक, बाकी इसमें आएंगे। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, यानी इसका सी आंसर सही हो गया। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ ई ए औ जा या झा? तो संयुक्त स्वर कौन से हैं? मैंने अभी आपसे पीछा वर्गीकरण बताया था आपको, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें पूछा है संयुक्त स्वर, इसमें सी सही हो जाएगा। यानी देखिए ए जो है दोस्तों, इसमें आ प्लस ए से मिलकर बना है बड़ा ए, और औ की अगर बात करें तो आ प्लस औ से मिलकर बना है बड़ा औ। तो ये हो जाएंगे दोस्तों संयुक्त स्वर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए जो हमारे चार संयुक्त व्यंजन हैं कौन कौन से हैं? एक तो है था, एक है तिरा, एक है दोस्तों सिरा, और एक है ज्ञानी वाला। जो छा है दोस्तों ये बना है का, आप हलंत लगाएंगे, और ये सा। तो जो तिरा बना है दोस्तों ये बना है ता पे हलंत और रास है, और जो सिरा बना है दोस्तों ये बना है शा पे हलंत और रास है, और जो ज्ञा बना है दोस्तों ये बना है जा पे हलंत और उआस है। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए छा पूछा है लेकिन मैं ये सारे बताने वाला हूँ।
कौन कौन से? छा, सिरा, सिरा और या। यहाँ तो छा पूछा, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो देखिए जो जिससे मिलकर बना है वो उसी के बाद आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा का। तो छा किसके बाद आएगा? हिंदी शब्दकोश में का के बाद। अगर यहाँ पर तिरा पूछ लेता तो तिरा हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आएगा? तो वो आएगा दोस्तों ता के बाद। अगर सिरा यहाँ पर पूछ रहा है कि सिरा जो है वो हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आएगा, तो वो आएगा दोस्तों शिरा जो आएगा वो सा के बाद आएगा। और ज्ञा को पूछ लेता तो वो जा के बाद आएगा। सही है। तो देखिए एक प्रश्न से मैंने, अगर यहाँ से कोई सा भी प्रश्न बनता तो आप उसका ठीक आंसर कर देंगे। तो जो आज की वीडियो है यही है दोस्तों, हम प्रश्नों के माध्यम से पूरी वर्णमाला देखने वाले हैं। ठीक, आप पूरी वीडियो देखें, मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चा, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ, संघर्षी, स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी? देखिए देखिए अंतस्थ में हम बात करते हैं या, रा, ला और वा की। संघर्षी इसको दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, इसमें शा, सा, सा और हा आते हैं। स्पर्शी में देखिए जो पहले 25 वर्ण हैं, यानी इ- इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से आते हैं इस पर बात कर लेते हैं। वर्गीय व्यंजन, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी पांच पांच इनके पूरे। का पूरा वर्ग, चा पूरा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आते हैं दोस्तों। इसको इस वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श संघर्ष में, स्पर्श संघर्ष में आता है दोस्तों चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, उआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघर्षी, यानी इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए जब शा, सा, हा का हम उच्चारण करते हैं ना, तो जो हवा है वो मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ते हुए बाहर आती है। जब हवा रगड़ते हुए बाहर से आती है तो वो ऊष्मा पैदा करती है, इस कारण इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, तो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं शा, सा, साहा। अंतस्थ में यारा, लावा की चर्चा करते हैं। और स्पर्शी में, जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आता है। ठीक, और स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग आता है अकेला। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? कौन सी हैं? सही है। तो स्वर, देखिए स्वर का उच्चारण तो स्व में हो जाता है। वर्ण है, अक्षर है, व्यंजन। जो व्यंजन है दोस्तों इनका स्वयं में उच्चारण नहीं होता, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यही भी इसमें पूछा है कि वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवा। देख लेते हैं, कोई शब्द लिख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने अभी पीछे सेब लिखा था, उसको ही दोबारा लिख लेते हैं सेब। ये है दोस्तों शब्द। शब्द वह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। आप जानते हैं सेब कुछ ना कुछ होता है, तो इसका अर्थ है। तो ये हो गया शब्द। शब्द ये बनता है दोस्तों अक्षर से मिलकर, यानी से और बा, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है। देखिए जो हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है ये अक्षरात्मक लिपि है। सही है। जो अंग्रेजी की रोमन लिपि है वो वर्णात्मक लिपि है। तो जो हमारी अक्षरात्मक लिपि है, तो इसमें सेम में दो अक्षर हैं। अक्षर उसे कहते हैं दोस्तों जिसका उच्चारण एक आघात में हो जाए। तो देखिए एक तो स्वरों का उच्चारण होता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? अक्षर में आ जाएगा। व्यंजन अक्षर में नहीं आएंगे, लेकिन व्यंजन के साथ जब स्वर आ जाता है तो वो किस में आएंगे? अक्षर में आएंगे, क्योंकि उसका तब उच्चारण हो जाएगा। जैसे सा के साथ ए स्वर लगा तो इसका उच्चारण हो गया से। बा के साथ आ उच्चारण लगा तो इसका उच्चारण हो गया बा। तो ये क्या है? दो अक्षरों से मिलकर बना है सेब। अगर इसे हम और तोड़ें दोस्तों, तो देखिए एक तो यहाँ से सा निकलेगा और ए निकलेगा, बा निकलेगा और आ निकलेगा। तो ये वर्णों में टूट जाएगा, ये होता है वर्ण। ठीक, और ये होते हैं दोस्तों अक्षर। अक्षर, तो सेब में देखिए दो अक्षर हैं और चार वर्ण हैं। एक, दो, तीन, चार वर्ण हैं। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई हमें क्या मिली? वर्ण मिली। अब इसके आगे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है, यानी इस प्रश्न का हमारा बी आंसर सही हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विव्रत स्वर। तो देखिए अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, लेकिन विव्रत स्वर नहीं आता। विव्रत स्वर आता है जब मुख खुलने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, ये चार प्रकार से किया जाता है। विव्रत, अर्धविव्रत, संवरत और अर्ध संवरत। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर तालव्य नहीं है? देखिए चा वर्ग मैंने अब आपको बतलाया तालव्य है, तो देखिए चा छा जा झा ये तीन दे रखे हैं, और जो का है दोस्तों ये है कंठे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ? ए को तोड़कर देख लेते हैं। देखिए जो ए है दोस्तों आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए। तो जो बड़ा ए बनता है दोस्तों ये बनता है आ प्लस ए से। तो यहाँ पर ए पूछा है, तो देखिए आ मैंने आपको बताया क्या है, कंठ है, और ई मैंने आपको बताया तालव्य है। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। तो इस प्रकार से हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं देखिए लघु मात्रा, यानी लघु मात्रा वाले, एक होते हैं दीर्घ मात्रा वाले। तो इस प्रकार से मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, यानी इस प्रश्न का बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? हा, गा, धा, ना। अघोष वर्ण की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो देखिए जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, कौन से स्पर्श व्यंजन? जो 25 है, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। सही है। इसमें पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और इसमें दोस्तों शा, सा और सा, तीनों शा आते हैं अघोष में। अब यहाँ पर देख लेंगे, जो हा है दोस्तों ये तो सघोष हो गया, इसमें तो आया नहीं, हमने इसमें तो लिखा नहीं। जो गा है देखिए का खा गा, ये तो तीसरा है, और हम कह रहे हैं पहला और दूसरा ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और धा ता था दा धा ये तो चौथा है, ये भी नहीं होगा। का ये पहला है, हमने क्या बताया, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा। पहला यानी डी हमारा सही हो जाएगा, घोष वर्ड का डी। यह देखिए स्पर्श व्यंजन ये हैं दोस्तों, कितने हैं? इनकी संख्या 25 है, ठीक। तो इसमें जो अघोष में है, ये पहला और दूसरा, यानी का वर्ग का पहला, चा वर्ग का पहला, टा वर्ग का पहला, ता वर्ग का पहला, पा वर्ग का पहला, इस प्रकार से। और ये देखिए ये दूसरा। सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फ्री स्टार लगा लेंगे। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? हा, ला, धा या का? हा को दोस्तों बोलते हैं काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण है हा। अच्छा, इसमें विसर्ग भी आता है, ये दोनों आते हैं। सही है, विसर्ग और हा काकल्य वर्ण में। ला ये हमारा सही हो जाएगा, जो पार्श्विक ध्वनि है दोस्तों वो है ला यहाँ पर, यानी इस प्रश्न का बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य, वर्ण। अभी देखिए मैंने सेब को तोड़ा अक्षरों में, अक्षरों को तोड़ा दोस्तों वर्णों में। तो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है दोस्तों वर्ण। अच्छा, भाषा की देखिए इसका आंसर शब्द कैसा आएगा? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर पूछ लेता, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, सार्थक इकाई पूछता दोस्तों तब इसका आंसर हो जाता शब्द। लेकिन यहाँ पर पूछा भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा वर्ण, क्योंकि देखिए वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ शब्द का होता है। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर पूछता तो शब्द यहाँ पर होता। लेकिन अब इस प्रकार से जो पूछा है भाषा की लघुत्तम इकाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वर्ण। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य, वर्ण। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों वाक्य, यानी इस प्रश्न का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? उ, ए, औ, शा, सा या गा, जा। देखिए इसके नीचे बिंदु लगे हुए हैं, यही है दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियां। तो इसको दोस्तों अरबी फारसी ध्वनियां भी बोलते हैं, अरबी फारसी ध्वनियां, अरबी फारसी ध्वनियां। क्योंकि देखिए अरबी फारसी उर्दू के शब्दों का सही से उच्चारण हो सके, इसलिए इन ध्वनियों का विकास किया गया है, इनके नीचे बिंदु लगाया गया। तो बिंदु वाले या नुक्ता गृहीत वाले, ये इनको बोलते हैं अरबी फारसी ध्वनियां या नवीन विकसित ध्वनियां। और जो ये है दोस्तों इसका प्रयोग जैसे डॉक्टर लिखने में किया जाता है, डॉक्टर, या ऑफिस, ऑफिस। तो अंग्रेजी ध्वनियों का सही से उच्चारण करने के लिए ये ध्वनि आई, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी ध्वनि। जैसे अरबी फारसी ध्वनि, इसको बोलेंगे दोस्तों अंग्रेजी ध्वनि। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे, ये हो गई अरबी फारसी ध्वनि या नवीन विकसित ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं, शा, सा, साहा कौन से व्यंजन है? प्रकंपी या लुंठित, काकल्य, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? प्रकंपी या लुंठित में आता है दोस्तों रा, काकल्य में मैंने आपको बताया हा,
और विसर्ग संघर्षी। इस संघर्षी को दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो शासाहा ये क्या है, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी में दोस्तों आता है चा वर्ग, चा वर्ग आता है स्पर्श संघर्षी में। ठीक, तेज तेज कर लेते हैं, अभी कई सारे प्रश्न हमारे बचे हुए हैं। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ या दंते। जो सा है दोस्तों इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा में। ठीक, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। अभी मैंने आपको चार संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे, छा, सिरा, सिरा और ज्ञा। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, निम्न स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, ऋषभ स्वर, संघर्षी व्यंजन, संयुक्त स्वर, पहले पांचों वर्गों के वर्ण। सही है, तो पहले पांचों वर्गों के वर्ण किस किस में आएंगे, स्पर्श वर्ण में आएंगे। इसको दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, लुंठित या प्रकंपी वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है, या, रा, ला, वा। तो लुंठित या प्रकंपी है दोस्तों रा। तो इस प्रकार से हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। देखिए, अनुस्वार या विसर्ग, या, रा, लावा, शा, सा, साहा, इनमें से कोई नहीं। अंतस्थ वर्ण है दोस्तों इसमें या, रा, लावा। ठीक, अंतस्थ वर्ण कौन से हो गए, या, रा, लावा। इसमें या और वा जो है इसको दोस्तों अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से महाप्राण कौन से हैं, देखिए अल्प प्राण तो मैंने आपको बताया, और महाप्राण किसको कहते हैं, तो जो स्पर्श व्यंजन है हमारे, तो उसका जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये होते हैं दोस्तों महाप्राण। तो देखिए का तो पहला है, ये तो गलत हो जाएगा, खा दूसरा है, और खा, गा, घा। तो हमारा इस प्रकार से बी सही हो जाएगा, घा चौथा है और खा दूसरा, ता पहला है, ये इससे कट जाएगा, और ये जो है दोस्तों अंतस्थ में आएगा, अंतस्थ में आएगा। सही है, अल्प प्राण और महाप्राण में अंतस्थ में आएगा। और अंतस्थ किसका है, अल्प प्राण का है। अल्प प्राण में मैंने कौन कौन से बताए थे दोस्तों, अल्प प्राण यानी जिनका उच्चारण करते हुए कम वायु निकले। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला बताया था, तीसरा बताया था और पांचवा वर्ण बताया था, और इसमें मैंने आपको अंतस्थ बताए थे, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो जा, रा, या, उआ, जा या ना। देखिए जितने भी जो हमारे संयुक्त व्यंजन है चार हैं, छात्र, शिरा, ज्ञा। तो जो पहला इसमें व्यंजन आएगा पहला, तो उसके नीचे हलंत लगा जरूर होना चाहिए जब आप पेपर में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर जा के नीचे हलंत नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। इसके नीचे हलंत है और बाद वाला उआ है, इस प्रकार से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो ज्ञा बनता है वो जा और वहां से बनता है। वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष या सघोष। तो देखिए प्रथम और द्वितीय व्यंजन दोस्तों अघोष कहलाते हैं। ठीक, अल्पप्राण में मैंने अभी पीछे आपको बताया था पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा। और देखिए अघोष में पहला और दूसरा, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लेंगे। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है, ऊष्म व्यंजन, अनुस्वार, अंतस्थ या अयोगवाह। तो देखिए जो हमारा अंतस्थ है कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। तो इन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है, जो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न किन वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना गया है, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, अयोगवा। स्टार लगा लेंगे इस पर भी। तो देखिए स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी माना गया है दोस्तों, ये माना गया है अयोगवाह को। अयोगवाह में कौन कौन से हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह में दो आते हैं। ठीक, तो अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना गया है। दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, वा, फा, रा या ई। तो यहाँ पर देखिए जो वा है दोस्तों ये आ जाएगी दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ से फा खाली। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। देखिए एक लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर कारांत। कारांत की परिभाषा होती है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में जब स्वर आता है तो वो स्वर जो होता है उस शब्द का कारांत कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे, किसी शब्द के अंत में जब कोई
स्वर आता है तो वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है जिस शब्द के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? तो इस जिस शब्द के अंत में आ आता है उसको बोलते हैं दोस्तों आकारांत। और मैंने आपको बताया कि जिस शब्द के अंत में जब कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है। आया तो आकारांत। अगर देखिए मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों भालू, तो इस शब्द के अंत में ऊ आया, बड़ा ऊ, तो ये बन जाएगा दोस्तों ऊकारांत। ऊकारांत। अगर मैं यहाँ पर लिखूं दोस्तों एक शब्द इमली, तो इस शब्द के अंत में आ रहा है दोस्तों बड़ी ई, तो इस शब्द का अगर कारांत पूछे तो वो बन जाएगा ई का रांत। तो देखिए इस प्रकार से अगर यहाँ से कोई सा भी प्रश्न बनता है, चाहे वो ईकारांत हो, उकारांत हो, औकारांत हो, एकारांत हो, अकारांत हो, आकारांत हो, आपसे गलत नहीं होने वाला। आप बस इतना भी बात याद रखेंगे, किसी शब्द के अंत में जब कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस शब्द का कारांत हो कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आ पूछा है तो आकारांत, अगर बड़ा आ पूछता तो ये क्या हो जाता, आकारांत हो जाता। आकारांत। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्धः से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? का वर्ग। का वर्ग मैंने आपको बताया कंठ से उच्चारित होते हैं। चा वर्ग मैंने आपको बताया तालु से उच्चारित होते हैं। टा वर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। और जो पा है दोस्तों ये है होठ से, तो लिख लेंगे का वर्ग को कंठ यानी कंठ वर्ग है। और जो चा वर्ग है ये तालव्य वर्ग है। टा वर्ग है ये मूर्धन्य है, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और जो पा वर्ग है ये ओष्ठ है, होठ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ वर्ग। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मूर्धा, पात्र, क्रम, मातृभूमि। तो देखिए रा व्यंजन नहीं है, ऑप्शन डी में मातृभूमि। ये जो री है दोस्तों ये री की मात्रा है इसकी। ठीक, इसमें रा नहीं है, बाकी इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है। ठीक। अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? शा, सा या हा? तो काकल्य वर्ण है दोस्तों हा, यानी इस प्रश्न का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन से हैं? या, रा, वा, ला, या, वा या ला, रा। तो इसमें अर्धस्वर हो जाएगा दोस्तों हमारा या और वा, यानी इस प्रश्न का सी। अच्छा देखिए अर्धस्वर कौन से हैं और ये ऑप्शन न देकर इस प्रकार से अगर ऑप्शन देता ए बी सी डी, चार ऑप्शन इस प्रकार से दे देता कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तब हम इसका आंसर लगाते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। आप कहेंगे आप अंतस्थ व्यंजन में तो दोस्तों चारों आते हैं या, रा, ला, वा। ठीक, तो अगर इस प्रकार से ऑप्शन दे तो हमें अंतस्थ व्यंजन लगाना है। और अगर इनमें से ही पूछे तो हमें या और वाह, या और वाह को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो में हमने वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों सभी पर यहाँ पर चर्चा की है और प्रश्नों के माध्यम से पूरी वर्णमाला को समाप्त किया है। देखिए ये आज की जो वीडियो है ये जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लिए तो है ही दोस्तों, लेकिन हिंदी में जिस किसी भी परीक्षा में देखिए अगर यहाँ से वर्णमाला से प्रश्न पूछता है तो इस वीडियो से प्रश्न बाहर कभी नहीं आने वाला। ठीक, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में हमने पूरी वर्णमाला समाप्त कर दी है। कल को हम देखेंगे दोस्तों वर्तनी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वहां पर वर्तनी का थ्योरी बताएंगे आपको और वर्तनी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।